अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जेके पीएससी प्लस टू लेक्चरशिप के लिए जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी स्कीम ऑफ एग्जाम पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात जो जेके पीएससी एग्जाम करेगी प्लस टू लेक्चरर्स के लिए, उसमें रिटर्न जो होगा रिटर्न एग्जाम होगा, फिर उसके बाद वाइवा वॉइस भी होगा और कुछ पॉइंट्स जो है वो एकेडमिक्स के भी रहेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि रिटन एग्जाम में कितने पॉइंट्स रहेंगे। रिटन एग्जाम में 78 पॉइंट्स जो है वो रहेगा। वाइवा वॉइस के लिए 12 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स रहेंगे और एकेडमिक्स के लिए 10 पॉइंट्स रहेंगे। अब ये 10 पॉइंट्स जाएंगे, इनमें से 6 पॉइंट जाएंगे पीएचडी के लिए, 3 पॉइंट्स जाएंगे एमफिल के लिए और इसमें से एक पॉइंट जाएगा जिसके पास एनसीसी और एनएसएस सर्टिफिकेट होगी। ओके, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी 100 पॉइंट्स की। टोटल 100 पॉइंट्स है तो 100 पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन यही होगी। अब यहां आपके मन में सवाल होगा क्या नेट सेट वगैरह का यहाँ कोई पॉइंट वगैरह नहीं है? तो नेट हो या सेट हो या जेआरएफ हो, इसका यहाँ पे कोई भी वेटेज नहीं है। इसका वेटेज होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, तो ये वहां पे इसका वेटेज दिया जाता है। यहाँ पे इस एग्जाम के लिए जो कि लेक्चरशिप के लिए होने जा रहा है, यहाँ पे इसके लिए कोई भी वेटेज नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, यहां पे जो 78 पॉइंट्स है, 78 पॉइंट्स आप देखिए, ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है नहीं? तो यहां पे अगर सपोज किसी के पास ये 6 और 3 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स है, तो अगर कोई लड़का है जिसके पास खाली एमएससी है, वो इन 78 पॉइंट्स में से अगर आप मान लीजिए 50 पॉइंट्स ला पाता है, ओनली 50 पॉइंट्स आउट ऑफ 78 पॉइंट्स में से 50 पॉइंट्स अगर वो ला पाता है, तो उसके लिए ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। ओके, यहां पे एज है, देखिए पीएचडी और एमफिल को एज है, बट यहां पे आप देखिए रिटर्न का वेटेज कितना है। इसमें से अगर 50 पॉइंट्स कोई ला पाता है, ये मैं अभी कह रहा हूं जैसा कि पिछले एग्जाम्स में जो हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे 50 पॉइंट्स कोई कैंडिडेट ला रहा है, ओके, तो उसके लिए ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो आपको पता ही होगा कि इसमें एमएससी इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसमें बीएड वगैरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कि एक अफवाह है कि बीएड कंपलसरी है। बीएड वगैरह इसमें कंपलसरी नहीं होने जा रहा है। वो आगे जो और एग्जाम्स होंगे इन कमिंग ईयर्स, उसमें रखना है नहीं रखना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट अभी जो ये नोटिफिकेशन आएगी, जब इसका एडवर्टाइजमेंट होगा, तो इसमें बीएड को कोई भी जो है मार्क्स नहीं होगा, ना ही बीएड वगैरह की कोई यहाँ पे कंडीशन रखी जाएगी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है दैट एलिजिबिलिटी जो है, जैसे एज का जो है, एज कैसे कैलकुलेट की जाती है इन पोस्ट्स के लिए। तो अगर सपोज ये नवंबर या दिसंबर में एडवर्टाइज हो जाते हैं ये पोस्ट्स, तो एज जो है वो देखी जाएगी 1 जनवरी 2024, यानी जिस साल में पोस्ट एडवर्टाइज होंगे उस साल के 1 जनवरी पे एज जो है कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट है जो 1 जनवरी को एलिजिबल था, लेकिन फेब मार्च या अप्रैल में वो एलिजिबल नहीं रहा बिकॉज उसने एज लिमिट क्रॉस किया, तो वो भी एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए। वो भी बिकॉज एज देखी जाती है टिल 1 जनवरी ऑफ द ईयर जिसमें ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह आया हुआ होता है। ठीक है, तो अब आप सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस चूंकि अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन जो पुराना सिलेबस है या जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए सिलेबस आया था, तो वो नेट का जो सिलेबस है या सेट का सिलेबस आप कह लीजिए, उसके अराउंड रहता है। यानी नेट का सिलेबस वो बाउंड्री है, जो इसका सिलेबस होगा वो उसके सिलेबस से कम ही होगा। जो पुराना सिलेबस है वो भी अवेलेबल है, गूगल वगैरह पे आप जा सकते हैं, वहां वो भी अवेलेबल है, या ग्रुप्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो भी अवेलेबल है, वो आप देखिए। अगर इन लोगों ने, अगर जेकेपीएससी ने सिलेबस मॉडिफाई किया, तो कितना मॉडिफाई कर सकते हैं? आप मान लीजिए नेट का जो सिलेबस होता है दैट इज द बाउंड्री, उसके अंदर अंदर ही सारा सिलेबस रखा जाता है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे, तो आप एक तो वो पुराना सिलेबस अपने सामने रखेंगे, दूसरा आप नेट का सिलेबस भी सामने रखिएगा। एडवांस्ड पोर्शन के बगैर जो नेट का सिलेबस है, तो वो उसकी आप तैयारी शुरू कीजिए। बहुत सी क्वेरीज आती है क्या 11th 12th का भी कोई यहाँ पे हमें उसको भी पढ़ना चाहिए? हाँ, मैं कहूंगा यस।
जो पिछले पेपर है उनमें मोस्ट ऑफ दी जो पोर्शन है वो ग्रेजुएशन लेवल से आया हुआ है, या आप कहिए जो होती है ऑनर्स, बेसिक ऑनर्स, उसके सिलेबस से आया हुआ है। तो लेकिन ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में आप रिस्क नहीं ले सकते, ओके। बिकॉज अगर आप पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर उठा के देखेंगे, आप देखेंगे कि सिलेबस जो था वो नेट का था, लेकिन क्वेश्चन जो है 11-12 से भी पूछे गए थे, ओके। सो यू टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप जो एनसीईआरटी की 4 बुक्स आती है, 11th में 2 आती है, 12th में 2 आती है, वो एनसीईआरटी की बुक्स आप जरूर देखिएगा, ओके, टू बी ऑन द सेफ साइड। बाकी जो सिलेबस है वो आप यूं मान लीजिए कि जो पेपर की लेवल रहती है वो ग्रेजुएशन लेवल के आसपास ही रहती है, बट सिलेबस होगा वही, जो मतलब अगर नेट का सिलेबस उसका सिलेबस दिया जाएगा तो वहां भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें अब तक जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें 120 क्वेश्चन जो है रखे गए हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ओके, 0.25, यानी अगर किसी के 4 जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। सो अभी तक 120 जो है एमसीक्यूज रखे गए हैं। ये चेंज भी हो सकता है, बट यही भी रह सकता है, ज्यादा चांस है कि 120 क्वेश्चन ही रहे, ओके। तो 120 क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कीजिए कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे वो जो एनसीईआरटी से ही आए हुए होंगे। तो मैं कहूंगा कि इस एग्जाम में रिस्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज ये जो पोस्ट एडवर्टाइज ये 8 साल के बाद होंगे। तो आप एनसीईआरटी को भी एक बार जरूर देखिएगा, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, या 8 सब्जेक्ट्स में जो हैं उनकी बात करें, तो हर सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा। और फिर आप अपना वो जो ग्रेजुएशन लेवल का की बुक्स रहती हैं उन पे आप बहुत फोकस कीजिएगा, ओके। फिजिक्स का क्या पैटर्न रहेगा वगैरह वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक जनरल मैंने ओवरव्यू